नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीकली वीडियो में। और दोस्तों, हमने लास्ट वीक थोड़ा बहुत न्यूज़ फ्लो से वाला एक मंडे को हमने देखा कि हाइडेनबर्ग का जो रिपोर्ट है, लेकिन मार्केट ने उसको ऐसे ही डिस्काउंट कर दिया। मार्केट जस्ट साइडवेज हो गया। सो इसका मतलब मार्केट ने सारी जो नेगेटिविटी है वो सब डिस्काउंट कर ली। इनफैक्ट फ्रॉम डाउ, अगर मैं डाउ को देखता हूँ, जो डाउ में ये फॉल बनी वन वे 3-4 दिन की जो लगातार फॉल बनी, उससे पैनिक बना निफ्टी के अंदर। और इसमें आप गैप डाउन के साथ आप निफ्टी को परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। तो निफ्टी जो है वो अभी ग्लोबल संकेत को ज़्यादा एक बार वैल्यू दे रहा है, और ये सब रिपोर्ट्स को ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दे रहा मार्केट, तो हमको भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब अगर मैं निफ्टी पे आता हूँ, तो डाउ की तरह ही निफ्टी भी रिवर्सल के लिए तैयार है। बाय द वे, आपको ये जो ब्रॉडनिंग पैटर्न दिख रहा है, ब्रॉडनिंग पैटर्न के अलावा एक राइजिंग चैनल पैटर्न भी है ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, और ये राइजिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है निफ्टी। तो बायस जो हमारा न्यूट्रल था थोड़े टाइम के लिए, अगर जो हमारे डेली वीडियो देखते हैं, तो जो बायस हमारा न्यूट्रल था, जो आप डेली वीडियो देखते हैं, वो अब बुलिश में बदल गया है, मतलब पॉजिटिव बायस हो गया है वापस। क्योंकि डाउ की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी है, और बाकी मैक्रो जो फैक्टर जो सपोर्ट कर रहे हैं डाउ की मूव को, वो भी हमारे फेवर के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे है दोस्तों? 24,600 पे ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट 24,750 ये हफ्ते में एक्सपेक्ट करूंगा कि दोनों ही गैप फिल हो जाए। अगर हम बात करें 24,750 पे, ये जो गैप है फर्स्ट, ये फिल होना चाहिए। और सेकंड गैप 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, ये भी मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि इस हफ्ते एटलीस्ट फिल हो जाए बेस्ड ऑन दी ग्लोबल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी पैनल्स। डाउन साइड क्या लगता है दोस्तों? डाउन साइड पे एक बार हम क्रॉस कर सकते हैं, और क्रॉस करने का कारण ये रहेगा कि अभी देखो कोई नेगेटिव न्यूज़ आनी है। अब कितनी सारी नेगेटिव न्यूज़ हमने डिस्काउंट कर दी। यूएस का स्लो डाउन, बाकी हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट वो हो गई, अर्निंग रिलेटेड सीजन भी खत्म हो गया, तो अर्निंग के हिसाब से भी कुछ बचा नहीं है ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हमने नेगेटिव डिस्काउंट कर दी। फिर गवर्नमेंट रिलेटेड भी कोई भी आप देखिए, कल फिर कुछ आई न्यूज़ कि कर्नाटक के अंदर बैंक और ये जो भी थोड़ा छोटा मोटा बात होते रहता है, वो सब डिस्काउंट कर लिया। तो दोस्तों, सारी नेगेटिविटी डिस्काउंट है अब मार्केट के अंदर, और अब ये रेडी है। तो इस वजह से दो गैप की मैं अनुमान लगाऊंगा इस हफ्ते। बाकी देखते हैं, अगर फिर कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ फ्लो आ गई अलग से। बाय द वे, ये भी डिस्काउंटेड है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो भी मामला चल रहा है, वो भी मार्केट डिस्काउंट कर दिया है। लेकिन कुछ और कोई ज़्यादा बड़े लेवल पे एस्केलेशन होता है तो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ हमने डिस्काउंट कर लिया है। तो निफ्टी पे मामला क्लियर है। बैंक निफ्टी पे भी डाउन साइड का ऐसा लगता नहीं। डाउन साइड के बाद अपसाइड पे इंपॉर्टेंट 5850 है, इसके बाद सीधा इधर भी गैप फिल, और ऊपर का जो एक लेवल आएगा आपको 51,400 के आसपास, ये ज़रूर पहुंचेगा आई थिंक इस हफ्ते। तो ये इस पर भी मेरा फोकस रहेगा। तो निफ्टी बैंक दोनों ही अच्छे हैं। और मिड कैप आप देखिए पैटर्न, जो ये क्लोजिंग थी वेडनेसडे के दिन, क्योंकि थर्सडे हॉलीडे थी, तो आई थिंक मार्केट को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था, और खासकर डाउ का भी एक इंपॉर्टेंट डेटा आना था। अगर आप देखोगे तो मैंने जो डेली वीडियो में बात की, आप वहाँ पे देख सकते हो, हम पॉजिटिव हो गए थे डेटा देखने के बाद। तो आप अगर थर्सडे का वीडियो देखोगे हमारा डेली पे, तो वहाँ पे मैं पॉजिटिव होके गया था, बायस हमारा काफ़ी पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि जिस हिसाब से डेटा आए थे यूएस के अंदर, वो क्लियरली सपोर्ट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर एक बार स्ट्रेंथ बननी चाहिए। अब उस वजह से देखो, यहाँ पे एक सेपरेटिंग लाइन पैटर्न बना है मिड कैप निफ्टी पे, और मिड कैप निफ्टी गैप पहले गैप के तो काफी नियर है। आई थिंक मिड कैप निफ्टी अब डायरेक्ट सेकंड गैप फिल करने को तैयार है। 5850 का गैप जरूर फिल होना चाहिए इमीडिएटली। ठीक है, तो यहाँ पे बायस काफी स्ट्रांग बन के आ रहा है डाउ की सपोर्ट के साथ। डाउ की ये जो वी शेप रिकवरी है, इसने ग्लोबल कॉन्फिडेंस फिर से रीइंस्टेट कर दिया है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड जो है वो काफी एक बार नीचे पैनिक में गया, लेकिन अब साइडवेज है एज एक्सपेक्टेड, और डॉलर इंडेक्स सपोर्ट कर रहा है एक बार नीचे ब्रेकडाउन देके। तो डॉलर इंडेक्स का सपोर्ट है, बॉन्ड यील्ड नीचे है, गोल्ड रिस्पेक्ट कर रहा है बिहेवियर को, बॉन्ड यील्ड स्टेबल है, डॉलर इंडेक्स नीचे, तो गोल्ड भी थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है, और ब्रेंट नीचे है। अब देखिए सारी चीज़ें फेवर में आ गई, बॉन्ड यील्ड स्टेबल हो गया, डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, डॉलर थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, जापानीज और डॉलर का जो भी मुद्दा चल रहा था वो भी क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद ब्रेंट आपका नीचे आ गया, तो इन्फ्लेशन के जो वरी हो जाती है ब्रेंट ऊपर जाते हुए, वो भी कंट्रोल में आ गया है। और कमोडिटी में गोल्ड थोड़ा ऊपर जा रहा है, क्योंकि रेट कट के आसार वापस बन रहे। रेट कट होगा तो फिर हमें नॉन प्रोडक्टिव एसेट दिखते, तो वापस उसके अंदर कुछ उम्मीद दिखेगी, और सिल्वर भी ऑन द लाइन चल रहा है। तो दोस्तों, आई थिंक ओवरऑल अगर हम बात करें, मैक्रो सब सुधर गए, इसलिए पॉजिटिव बायस के साथ हम चलेंगे। आई थिंक दिस इज इट फॉर द मार्केट ओवरव्यू। अभिषेक, ओवर टू यू। यस, फर्स्ट थिंग जो मैं बात करना चाहता हूँ गोल्ड के बारे में ही है।
गोल्ड हैज़ हिट रिकॉर्ड हाई। अब हम इंडियन मार्केट की नहीं, हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें, और उसका रीज़न है कि यूएस डॉलर सॉफ्ट हो गया है, जैसे आपने भी अभी बताया था। यूएस डॉलर नीचे गया है बिकॉज अब फेड रेट कट्स बेट बढ़ चुका है, एंड इसके कारण से मार्केट अप हो गया है। डीएक्सवाई जो हमारा डॉलर इंडेक्स है वो डाउन जा रहा है, और इसी के कारण से जो गोल्ड है अब वो रिकॉर्ड हाई पे है। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मार्केट में सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव चल रहा है, और पॉजिटिविटी के कारण से हम बोथ गोल्ड में और मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ हम चलने वाले हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पे पैटर्न भी है, वैसे एक अच्छा खासा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बना है। इसका ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है, मतलब ब्रेकआउट हो गया है। आई थिंक नेक्स्ट डे पे फॉलो अप बाइंग भी आ जाएगी, तो उम्मीद रहेगी कि फिर गोल्ड जो है ब्रेकआउट अच्छा खासा हुआ है तो आप ऐसा टारगेट इसका हम देख सकते हैं। टारगेट इन द सेंस पैटर्न बेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अभी तो गोल्ड पे तो हमें मिल गया, बायस पॉजिटिव है और वीक हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और कोई न्यूज़ फ्लो हमें देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट इन द मार्केट? न्यूज़ फ्लो की बात करें तो हम मैं बात करना चाहता हूँ आज एक कंपनी के बारे में, एक इंडस्ट्री के बारे में, जिसके बारे में अभी थोड़े दिन से कम बातें होने लग गई है। वो है इथेनॉल। तो इथेनॉल में अभी हम लोग यूजुअली इथेनॉल को शुगर से सब्स्टिट्यूट करने लग गए कि शुगर प्रोड्यूसिंग कंपनीज आर इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनीज। पर वो बात सच नहीं है। वो से हम जनरेशन वन कहते हैं जो भी इथेनॉल प्रोड्यूस होता है फ्रॉम शुगर केन। पर जो जनरेशन टू होता है दैट यूजेस क्रॉप्स, दैट यूजेस मेज। और वही जैसे ब्राज़ील जैसे मार्केट में एक सक्सेस हुआ है, वो है इथेनॉल प्रोडक्शन यूजिंग मेज, या जिसे हम कॉर्न भी कहते हैं। इस चीज़ को लेकर एक बहुत पॉजिटिविटी है बिकॉज कॉर्न एज अ क्रॉप बहुत कम पानी यूज़ करता है, उसका जो यील्ड है वो सबसे हाईएस्ट है, एंड उसमें गवर्नमेंट ने एक एमएसपी भी सेट करके रखा है जिसके ऊपर फार्मर्स को रेट मिलती है। तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें और एक स्टेबिलिटी है। वॉट इज़ रॉन्ग विद शुगर इज़ अ कंजम्पशन क्रॉप। अब क्या होता है कि शुगर केन जब अगर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अगर उसे इथेनॉल के लिए देने लग जाए, इससे क्या होगा कि जो शुगर का जो प्राइस है फॉर कंजम्पशन वो बढ़ जाएगा, बिकॉज हमारे पास उतना प्रोड्यूस नहीं रहेगा टू फीड टू द जनरल पब्लिक, और गवर्नमेंट को वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। जो लास्ट ईयर हमने देखा था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर कि गवर्नमेंट हैड टू पुट अ टेम्पररी बैन ऑन प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल यूजिंग शुगर केन, बिकॉज हमें जो हमारा नॉर्मल शुगर का जो कंजम्पशन था वो ही मीट नहीं हो पा रहा था। तो ये सब चीज़ के कारण से ये फर्स्ट इंस्टेंस हुआ था, एंड ये शायद से आगे भी होते रहेगा मेरे हिसाब से। व्हाट इज़ अ मोर स्टेबल वे एंड बेटर वे इन टर्म्स ऑफ बोथ वाटर कंजम्पशन एंड लैंड यूटिलाइजेशन एंड एवरीथिंग इज कॉर्न। और अब कॉर्न से यूज़ करके जो जनरेशन टू इथेनॉल प्रोडक्शन है वो बेटर है। इस चीज़ में हम देखें तो एक कंपनी का नाम मुझे आता है जिसका नाम है BCL इंडस्ट्रीज। आप अगर उसका चार्ट लगाए तो एक बार। सो BCL इंडस्ट्रीज पहले एक एडिबल ऑयल का काम में था, एंड दे यूज्ड टू मेक अल्कोहल एज वेल, बट नाउ दे आर इनटू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल यूजिंग maize since a long time, and they are the first company to do this in India. और अब अगर हम लोग प्राइस देखें तो द कंपनी इज डाउन 20-30%, 20% फ्रॉम इट्स हाई। बट जो इसका फ्यूचर है वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। द कंपनी का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो प्रोडक्शन सप्लाई लेके जो भी क्रॉप का जो सप्लाई है वो उनका स्टेबल है, और जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है वो भी कंपनी का बहुत स्ट्रांग है। जिसके कारण से क्या होता है कि ये जो अब फ्यूचर में जो भी इथेनॉल में, जैसे कि गवर्नमेंट का भी एक है टारगेट कि इथेनॉल का जो रेशियो वो बढ़े इन द पेट्रोल कंजम्पशन, उस चीज़ में इस ऐसे कंपनीज को बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज शुगर केन का जब यील्ड फ्लैट हो जाता है उसके बाद ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं मिलेगा, और जब डिमांड होगा तो ऐसे कंपनी से डिमांड आने लग जाएगी जो फुलफिल हो सकती है। अभी इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत छोटा है, कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 700 किलो लीटर्स पर डे का ही है। बट दे आर कमिशनिंग अनदर 150 किलो लीटर्स इन द नेक्स्ट ईयर, एंड
इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि एक इफेक्ट आने लग जाएगा जैसे जैसे इनका जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगा. द प्राइस इज नियर अबाउट 60 राइट नाउ. द मार्केट कैप इज नियर 2000 CR और 1500 CR. एंड इस हिसाब से मुझे कंपनी आगे जाकर बहुत पॉजिटिव लग रही है बिकॉज जो एक ये एडिबल ऑयल से इसका ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स एनर्जी. तो अगर इंडिया को एनर्जी एक्सपोर्ट करना है तो ऐसे कंपनीज पे हमें बेट करना होगा. सो बेसिकली बोल सकते हैं कि अगेन ये एथेनॉल टाइप प्ले ही बनेगा. और मैं एक चीज़ बता दूं, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जस्ट हम स्टॉक स्टडी के स्टडी के पर्पज से देख रहे हैं एज सच, और नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म फॉर बाय सेल होल्ड और एनीथिंग. तो जस्ट आप स्टडी पर्पज के लिए देख सकते हैं. सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट है. जैसा बायोडीजल का भी हमने देखा, डीजल के जो नया न्यूज़ आया इस हफ्ते की, डीजल में 5% अब हो जाएगा. यस यस. इथन डीजल में भी अब 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है. डीजल का जो कंजम्पशन है दैट इज 3 times द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन इंडिया. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखा जाए तो इट्स इक्विवेलेंट कि हम लोग पेट्रोल में 15% का इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं विच इज़ ह्यूज इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इथेनॉल. तो ये एक न्यूज़ आई है मार्केट में एंड इट इज़ अ फ्रेश वन एंड लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स. तो फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें टेल विंड ज़रूर है. आई मीन गवर्नमेंट का, बाकी कंपनी स्पेसिफिक है, कंपनी किस हिसाब से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाती है. और रिजल्ट भी जैसे इसके रिसेंटली आए थे, आई थिंक रिजल्ट वाज आल्सो इन लाइन, राइट. इसमें कुछ हाँ, द कंपनी का जो रिजल्ट है वो हमेशा से इन लाइन ही आता है एंड इट्स क्वाइट स्टेबल दैट वे एंड देर इज नो इशू इन दैट थिंग. द कंपनी का जो मैनेजमेंट है दैट ऑल्सो लुक स्टेबल एंड दे हैव ऑल द नॉलेज दैट दे नीड for this industry, which is a good thing. It's very stable and the results are also stable and they are going in a steady way, which is a good thing. Not increasing too much of debt to increase the capacity. वो मुझे सही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप अपना कैपेसिटी बढ़ा ना दे बिकॉज डिमांड है वहाँ पे. क्योंकि अगर कुछ भी स्लो डाउन होता है तो कंपनीज को इफेक्ट बहुत होता है बिकॉज इनका डेट बहुत लिया हुआ रहता है. तो अगर ये लोग उस चीज़ को डेट को मैनेज करते हुए चले तो धीरे धीरे करके कंपनी का जो कैपेसिटी है वो एक कर्व ले लेगा और वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है. ओके ओके. तो फिर इस हिसाब से इसके ऊपर ज़रूर हम इसे एक स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं. बाकी इन द एंड आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें. और ये तो आपने बता दी कि एक बार के लिए इसको जो टेलविंड बन रहा है डीजल के ऊपर, उस पर फोकस ज़रूर करें. अभी मैं चलता हूँ. आई थिंक एक बार इस हफ्ते काफ़ी सारे एक्चुअली चार्ट के अंदर पैटर्न्स देखे गए टेक्निकल स्ट्रक्चर में. और टेक्निकल स्टडी करते तो हमें सबसे पहले आईटीसी दिखाई दिया जिसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया है. दोस्तों यहाँ पे हम आईटीसी का ये चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो फ्लैग का जो पोल है ना काफ़ी लंबा यहाँ पे देखने मिलता है. और इस काउंटर का ऑल टाइम हाई का जो ये ब्रेकआउट था ये साइडवेज में बदल गया. इसका मतलब ऑल टाइम हाई आपको ब्रेकआउट देखने मिला जो कि लगभग 500 के लेवल पे था. 500 के लेवल के बाद का जो ब्रेकआउट था वो एक बार साइडवेज कंसोलिडेशन में बदला और अभी फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट के चांसेस है. इंपॉर्टेंट क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 510 का लेवल, मतलब जहाँ पे ये पिछली बार अटका था आप बोल सकते हो. क्लोजिंग बेसिस पे हम ऑलमोस्ट एक लाइफ टाइम हाई पे है क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि मार्केट जो है लगभग इससे नीचे ही क्लोज हुआ था. अभी यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बन जाएगा, जो 511 का लेवल है 511 अगर ब्रीच होगा तो एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी. तो इसको हम जरूर वॉच लिस्ट पे रखेंगे. ओवरऑल इसके बाद आता है आईटी से टेक महिंद्रा. अब आईटी कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे तो टेक महिंद्रा ने एक ब्रॉडनिंग स्ट्रक्चर बनाया है. मतलब आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी जैसे जैसे काउंटर आगे बढ़ रहा है वैसे इसकी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है. अब यहाँ पे आप देखिए छोटे रेंज से बड़े रेंज में वॉलेटिलिटी एक्सपांड हो रही है और अब एक्सपांड होके हम पहुंच गए हैं ब्रेकआउट लेवल पे. इंपॉर्टेंट क्या होगा 1605 का लेवल. 1605 का लेवल का ब्रेकआउट मिलने के बाद आई थिंक इसके अंदर फर्दर एक बार गुंजाइश बनेगी अपना ऑल टाइम हाई तक जाने की, जो कि मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि ये रहा. आप एक बार ये ऑल टाइम हाई 1800 के आसपास तक
पहले लेवल जा चुका है, इस वजह से ब्रॉडनिंग वेज का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला लेवल फिर से रीटेस्ट काउंटर कर सकता है इसका। अगर हम पीयर्स देखें, पीयर्स के बोले मैं आपको निफ्टी आईटी दिखाना चाहूँगा इंडेक्स। निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे निफ्टी आईटी इंडेक्स जाने को फिर से तैयार है। तो इसका मतलब अगर आप हैवी वेट देखें, टीसीएस ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी चले गए, इन्फोसिस भी जल्दी चले जाएगा। मतलब जो हैवी वेट आईटी है उन्होंने लीड पकड़ी है, यहाँ पे ब्रेकआउट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो जैसे ही ऑल टाइम हाई गया बाकी सारे काउंटर भी आई थिंक इस ट्रेंड को फॉलो करने चाहिए। अगर आप 2020 टू 2023 की रैली देख के आप स्टडी करेंगे हिस्टोरिकली, तो सारी आईटी कंपनी कहीं ना कहीं इसी सिमिलर फैशन में ऊपर गई। कोई कंपनी पहले ब्रेकआउट देती है तो कोई कंपनी थोड़ा पीछे चलती है, लेकिन ओवरऑल सब साथ में ही एक बिहेवियर या एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं नैम इंडिया पे। अब इस वीक पे हमारे पास चार्ट स्ट्रक्चर पे काफ़ी सारे काउंटर आए हैं और इसकी एक वजह मुझे ये लग रही है कि मार्केट काफ़ी सप्रेस हो गए थे 2 हफ्तों से। मैं निफ्टी के चार्ट पे वापस लेके जाता हूँ, तो अगर आप ये 2 हफ्तों का ट्रेडिंग बिहेवियर देखें, ऊपर से जो करेक्शन आई, करेक्शन के बाद जो साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ, आई थिंक इसकी इस वजह से, इस कंसोलिडेशन की वजह से हमें काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न अब मिल रहे हैं। क्योंकि फाइनली फ्राइडे के दिन, हालांकि ये वीकेंड था फ्राइडे और लोग ओवरनाइट रिस्क लेके नहीं जाना चाहते, लेकिन फ्राइडे के दिन इतनी स्ट्रांग क्लोजिंग दी, इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं इशारे दिखा रहा है। इस वजह से हमने काउंटर भी ज़्यादा हमको चार्ट पैटर्न पे देखने मिले। तो ये आता है निप्पॉन इंडिया। अब निप्पॉन इंडिया ने क्या किया है, एक क्लीन, एक ब्रॉडनिंग, इसने भी एक ब्रॉडनिंग वेज बनाया है। हमारे लैंग्वेज में हम इसको राइट एंगल डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज कहते हैं। अभी एक स्पाइक ज़रूर आया है यहाँ पे, इसको हम फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक अगर आप कंफ्यूज हो चार्ट में, तो आप इस तरीके से चार्ट लगा लीजिए तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर दिख जाएगा। सो ओवरऑल इसको आप एक ब्रेकआउट मान सकते हो। और इसका जो हाई है 690 का, इसके बाद हमें एक मूव देखने मिलेगी। 700 का एक साइकोलॉजिकल हर्डल बनेगा, लेकिन 691 ऐसा लेवल को हम मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपसाइड मूव की उम्मीद करेंगे। काउंटर अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है, तो ब्लू स्काई जोन में ये जा चुका है, तो इस पे ज़रूर वॉच करेंगे। और एक लास्ट काउंटर जो रिवर्सल काउंटर टाइप दिखाई देता है। अब मैं अगर अल्ट्राटेक की बात करूँ तो अल्ट्राटेक ने क्या किया, पहले एक हर्डल लिया 11,200 पे, वही हर्डल आगे जाके सपोर्ट बन गया। देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया, लेकिन यही फिर सपोर्ट जब ब्रीच हुआ तो आप देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन जैसे कैंडल बना दी, बेरिश ओपन मारूबोजो कैंडल बनी, काफी नेगेटिव संकेत दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही ब्रॉडर मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ पे बेयर्स ट्रैप हो गए। और बेयर्स ट्रैप होने की वजह से मुझे लगता है अगर ये काउंटर 11,350 के ऊपर जाता है तो एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग जरूर ट्रिगर करेगा ऑन दिस फॉल्स ब्रेकडाउन बेसिस, यहाँ पे जो हमें देखने मिलती है। तो एक ये रिवर्सल सेटअप भी हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर। सो ब्रेकआउट रिवर्सल काफ़ी अच्छे सेटअप है। एक आप बोल सकते हो ब्रेकआउट सून टाइप भी टेक महिंद्रा, तो काफ़ी अच्छे ऐसे सेटअप हमें दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। तो आई थिंक इसमें हमारा वॉच रहेगा। और लास्ट हफ्ते भी जो हमने कवर किया था, तो ऑयल इंडिया एक हमने देखा था, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको देखा था ब्रेकआउट सून एट 655 लेवल। अच्छा, इसके अंदर बाद में मूवमेंट बना, फिर ये रिटेस्ट हो गया क्योंकि मार्केट के अंदर जिस हिसाब से करेक्शन आया। लेकिन अब इनसाइड बार बनाते हुए ये थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है आफ्टर बेसिंग। तो यहाँ पे फ्लैग पिनेंट भी देखने मिल जाए तो हम सरप्राइज नहीं होंगे। और उसके बाद एक अच्छा खासा जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, हायर हाई लो, वैसे हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इसमें भी हो। तो इसमें एक अच्छी ब्रेकआउट के बाद मूव बनी। और सेकेंड जो हम डिस्कस कर रहे थे, श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे और ये एक CNH टाइप पैटर्न में है। इसका जो ब्रेकआउट मिलेगा दोस्तों वो आपको मिलेगा ऊपर 3065 पे, उसके लिए हम वेट करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, एक CNH पैटर्न। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट के लिए ट्राई भी कर रहा था, लेकिन मार्केट जो साइडवेज थे उस वजह से ये भी साइडवेज है। आई थिंक ओवरऑल मार्केट ब्रेड के साथ इसके अंदर भी मूव देखने मिलनी चाहिए। तो ये दोनों ही काउंटर पे जो लास्ट वीक हमने डिस्कशन किया था, ऑयल इंडिया अच्छा एक बार ब्रेकआउट तो दे दिया और श्रीराम पे फोकस करेंगे। तो ये 4 काउंटर, लेकिन इस बार जो हम चार्ट स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, लेट अस सी अब ये कैसा परफॉर्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, फिर रिव्यू देंगे कि किस हिसाब से चार्ट पैटर्न इसके अंदर कर रहे हैं काम। अब दोस्तों इसके अलावा एक जैसे आपको पता ही है कि हमारा चार्ट मोजो का मेंटरशिप प्रोग्राम ऑन दी टेक्निकल एनालिसिस आ रहा है। कई बार हमारा ऑप्शन बाइंग पे रहता है, कई बार हमारा टेक्निकल एनालिसिस पे रहता है। इस बार टेक्निकल एनालिसिस हिंदी में हम कर रहे हैं लेक्चर्स,
तो आप ज़रूर उसके ऊपर जाके एक बार रिव्यू कर सकते हैं, और आपको अगर लगे कि इसके अंदर जो टॉपिक्स है आपको हेल्प करेंगे तो ज़रूर इसको ज्वाइन करें। अब दोस्तों, मार्केट के अंदर बायस पॉजिटिव है, काफ़ी कुछ अभी सही चीज़ लग रही है। डाउ भी एक बार अपसाइड का मूव दिखा रहा है। सच अगर कोई ओवरनाइट जियो पॉलिटिकल कुछ न्यूज़ आती है तो उसको छोड़ के आई थिंक सारे रिस्क अब मार्केट फैक्टर इन कर चुका है। अभिषेक, एनीथिंग एल्स, मतलब इसके अंदर और कुछ ऐड करना है? हाँ, जैसे एंड में हम लोग हमेशा बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स को लेके। तो इस बार भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। दिस इज रिगार्डिंग हाउ टू प्लान योर एसआईपी। तो जब हम लोग एसआईपी करते हैं तो हमें एसआईपी में स्टेप अप करना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमें हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। इट्स नॉट कि आप 10,000 का कर रहे हो ये साल तो अगले साल भी 10,000 का ही करोगे, बाद 3 साल बाद भी 10,000 का करोगे। क्योंकि जब आपके सैलरी में या आपके इनकम में ग्रोथ होता है और जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, वैसे ही आपको आपका जो एसआईपी है इन परचेजिंग पावर टर्म्स आपको उतना रखना पड़ेगा। तभी जाके जब आप उसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है आगे जाकर वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो जाता है अपने आप ही। सो इफ़ वी से कि अगर इन्फ्लेशन 7 या 6% पे है और आप अपना इन्वेस्टमेंट को एनुअली 6% या 7% एसआईपी ग्रोथ से उसे आप कंटिन्यू करोगे, तो आपका ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट है वो परचेजिंग पावर सिमिलर रहते रहेगा हमेशा। ना कि अगर आप 10,000 ये साल कर रहे हो और 10 साल बाद भी 10,000 करोगे, तो आपका वो जो परचेजिंग पावर है वो आज के टर्म्स में वो 5,000 से भी कम हो जाएगा। तो वो एक इशू हो जाती है आगे जाकर, जब आपका वैल्यू तो बन जाता है 1 करोड़ 2 करोड़, बट जब हम उससे कुछ खरीदने की कोशिश करोगे 30 साल बाद 40 साल बाद, तो वो आज के टर्म में 20 लाख भी नहीं होगा। तो वो एक चीज़ हमें सोच के चलना पड़ेगा कि स्टेप अप सिर्फ इसीलिए नहीं कि हमें रिटर्न ज़्यादा मिले, बट इसका रीज़न ये है कि हम उसका जो परचेजिंग पावर जो इन्फ्लेशन है उसको भी हम लोग बीट कर पाए रेगुलरली। तो ये एक चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हैं, और शायद से ये रीज़न आप जब सुनोगे तो आप ज़रूर से एसआईपी को स्टेप अप करते रहोगे। ओके, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टिप है कि हमें एसआईपी के अंदर जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ होता है इन द पर्सनल इनकम, तो उसके अंदर हम थोड़ा हिस्सा फिर एक स्टेप अप या बूस्ट करने को लगा सकते हैं एसआईपी बेसिकली, जिससे कि इन्फ्लेशन को फाइट कर सके। वेरी गुड। तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस वीक। नेक्स्ट वीक मिलेंगे हम, और नेक्स्ट नेक्स्ट वीक पे फिर फोकस करेंगे। होपफुली बायस पॉजिटिव रख के जा रहे हैं, और लेट अस सी व्हाट विल हैपन। दोस्तों, आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें। नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। अभी एक बार मैं फिर से वो कर देता हूँ स्टार्टिंग का, फटफट ऐड कर देना। 1 सेकेंड, कहाँ गया यार ये।